सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द पेलिकन ब्रीफ के बारे में। ये कहानी है एक बहुत बड़े षड्यंत्र की और जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, जब उनका खुलासा होता है तब पूरा का पूरा देश हिल जाता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसका नाम है जेनसेन, और जेनसेन सुप्रीम कोर्ट का जज है। और जेनसेन के पास यहाँ पे एक रिपोर्टर होता है जिसका नाम है ग्रे ग्रैंथम, और जेनसेन यहाँ पे अपनी कुछ किस्से कहानियां शेयर कर रहा होता है ग्रे से। तभी दूसरी तरफ हम एक बहुत बड़े सीरियल किलर को देखते हैं जिसका नाम है खामेल, और खामेल अब शहर में आ चुका है, यानी कि इस शहर में वो किसी न किसी को मारने आया है। इसलिए वो सबसे पहले अपने हुलिये को बदलता है। तभी हमारे सामने एक लॉ यूनिवर्सिटी का दृश्य आता है और यहाँ पर हम एक थॉमस नाम के प्रोफेसर को देखते हैं जो एक केस के बारे में डिस्कस कर रहा होता है। और यहीं पे इसकी एक स्टूडेंट होती है जिसका नाम है डर्बी शॉ, और डर्बी यहाँ पे बहुत ही रोचक जवाब देती है जिसे सुन के पूरा क्लास हंसता है और थॉमस भी हंसता है। तभी दूसरी तरफ हम खामेल को देखते हैं जो अपने काम पे लग चुका है, और अब वो सबसे पहले जज जेनसेन को मारता है और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जज को मारता है जिसका नाम है रोजेनबर्ग, और उन्हें मार करके बहुत ही आसानी से यहाँ से निकल जाता है। लेकिन अब पूरे शहर में त्राहिमाम मच चुका है, इसीलिए अब जल्दी ही FBI वाले पहुंचते हैं प्रेसिडेंट के पास और बहुत देर तक इस केस पे बात चल रही होती है। तभी दूसरी तरफ हम डर्बी शॉ को देखते हैं और थॉमस को, और हमें पता लगता है कि ये दोनों एक साथ रहते हैं और ये दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। और अब इन्हें भी उन दोनों जजेस के मौत के बारे में पता लगता है। लेकिन डर्बी जैसे ही इस खबर को सुनती है उसके दिमाग में कुछ झलकियां आने लगती है और उसे बहुत सारी चीजें नजर आती है। इसीलिए वो इस केस के रिसर्च में लग जाती है और वो कई दिनों तक रिसर्च करती रहती है। और कई दिनों के रिसर्च के बाद वो एक थ्योरी लिखती है कि आखिर उन दोनों जजेस को किसने मरवाया होगा और उन्हें मरवाने से उसे क्या फायदा होगा। और वो जैसे ही अपनी थ्योरी को खत्म करती है वो सबसे पहले कॉपी देती है थॉमस को, और थॉमस भी इसे पढ़ करके बहुत प्रभावित होता है। इसीलिए वो अपने एक दोस्त से मिलता है जिसका नाम है वारविक, और वारविक FBI के डायरेक्टर का काउंसिल है। इसीलिए थॉमस इसके पास इस ब्रीफ को लेकर के आया है ताकि ये चीज पहुंचे FBI तक। और वारविक पहले इन बातों को सुन करके हंसता है, लेकिन थॉमस कहता है कि तुम्हें एक बार इसे जरूर पढ़ना चाहिए, उसके बाद तुम निश्चय करना कि तुम इसे FBI को दोगे या फिर नहीं। इसीलिए वारविक भी इस पेपर को रख लेता है। तभी दूसरी तरफ हम ग्रे को देखते हैं, और अब ग्रे को एक अनजान आदमी कॉल करता है जो अपना नाम गार्सिया बताता है और कहता है कि मुझे पता है कि उन दोनों जजेस को किसने मारा है और क्यों मारा है, और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। इसलिए अब ग्रे भी उससे मिलने को तैयार हो जाता है, लेकिन ग्रे को पता है कि वो आदमी अपना नाम गलत बता रहा है। इसीलिए अब ग्रे उस आदमी की जासूसी करने लगता है, लेकिन वो इस आदमी तक नहीं पहुंच पाता है। तभी हम प्रेसिडेंट के चीफ को देखते हैं जिसका नाम है फ्लेचर, और अब फ्लेचर के पास वो ब्रीफ पहुंच चुका है जिसे डर्बी ने लिखा था। इसीलिए वो उस ब्रीफ को लेकर के पहुंचता है प्रेसिडेंट के पास और कहता है कि हमें FBI वालों के पास से ये ब्रीफ मिला है और इसमें जितनी भी बातें लिखी गई हैं अगर उन्हें ध्यान से पढ़ा जाए तब उन दोनों जजेस के मौत का इशारा कहीं ना कहीं व्हाइट हाउस की तरफ आता है। इसीलिए हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। और अब इस चीज को देखने के बाद प्रेसिडेंट भी सोच में पड़ जाता है। तभी दूसरी तरफ हम थॉमस और डर्बी को देखते हैं और ये दोनों डिनर पे आए हुए होते हैं, लेकिन थॉमस यहाँ पे बहुत ज्यादा शराब पी लेता है और डर्बी उसे संभालने की कोशिश करती है, फिर उसे लेकर के बाहर जाती है और वो थॉमस से कहती है कि आज तुम गाड़ी नहीं चलाओगे क्योंकि तुमने बहुत ही ज्यादा पी रखी है। और इस बात से थॉमस नाराज हो जाता है और कहता है कि अगर मैं गाड़ी को नहीं चलाऊंगा तब मेरी गाड़ी कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि अपनी गाड़ी को सिर्फ मैं ही चलाता हूँ, और अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तब तुम टैक्सी से जा सकती हो। और इतना कहने के बाद वो अपनी गाड़ी के पास चला जाता है, लेकिन अपनी कार में जाने के बाद वो जैसे ही कार को स्टार्ट करता है पूरी की पूरी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और हमें पता लगता है कि इसके अंदर पहले ही किसी ने बॉम्ब लगा दिया था और वो चाहता था कि डर्बी और थॉमस दोनों मारे जाए, लेकिन किस्मत से डर्बी यहाँ पे बच गई। लेकिन इस हादसे को देखने के बाद अब डर्बी पूरे तरीके से टूट जाती है और वो सदमे में चली जाती है और एक गाड़ी में ही बेहोश हो जाती है। तभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं और वो डर्बी को संभालने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि हम आपको हॉस्पिटल लेकर के जा रहे हैं। इसीलिए अब डर्बी पहुंचती है हॉस्पिटल, लेकिन हॉस्पिटल में जाने के बाद उसे समझ में आता है कि उसने जो ब्रीफ लिखा था वो कहीं ना कहीं सच है, इसीलिए लोग उसे मारना चाहते हैं और इस ब्रीफ की वजह से ही थॉमस की मृत्यु हुई है। इसीलिए अब डर्बी को महसूस हो जाता है कि वो यहाँ पर भी सुरक्षित नहीं है। फिर वो चुपके से इस हॉस्पिटल से बाहर निकल जाती है और यहाँ से भागने लगती है, लेकिन जैसे जैसे डर्बी आगे बढ़ती है उसे लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। इसीलिए वो बचती बचाती हुई यहाँ से निकल जाती है और वो अपने घर पे नहीं जाती है, तो शायद कहीं वहाँ पर भी कोई उसका इंतजार कर रहा होगा जो उसे मार देगा। इसीलिए डर्बी आकर के एक होटल में चेक इन कर लेती है, लेकिन अब वो पूरे तरीके से टूट चुकी है और उसका दिमाग भी काम करना बंद कर चुका है। फिर भी वो अपने आप को संभालती है और अगले दिन वो कॉल करती है वारविक को और वारविक को बताती है कि वो थॉमस की गर्लफ्रेंड है, लेकिन वारविक को अभी तक पता नहीं है कि थॉमस मर चुका है। इसीलिए अब डर्बी उससे पूछती है कि तुमने वो ब्रीफ किसे दिया था, क्या वो ब्रीफ FBI वालों तक पहुंचा था? और वारविक कहता है कि हाँ। तब डर्बी बताती है कि थॉमस मर चुका है और वो सिर्फ इसीलिए मरा है क्योंकि उसने तुम्हें ब्रीफ दिया था, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम डायरेक्टर से बात करो। और इस बात को सुनने के बाद वारविक कहता है कि तुम कहाँ पे हो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तब डर्बी कहती है कि इतनी जल्दी नहीं, मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगी कि कब हमें मिलना है। तभी दूसरी तरफ हम FBI के डायरेक्टर को देखते हैं जो व्हाइट हाउस पहुंच चुका है, लेकिन अब प्रेसिडेंट उसे कहते हैं कि वो इस केस को छोड़ दे और प्रेसिडेंट इस केस को दे रहे हैं CIA को, और अब यहाँ से आगे की सारी चीजें CIA देखेगी और FBI के डायरेक्टर को भी ये बात माननी पड़ती है। तभी हम डर्बी को देखते हैं जो लिफ्ट में होती है और यहाँ पर उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए वो लिफ्ट से भागने लगती है। और यहीं पर हम एक और कातिल को देखते हैं जो डर्बी के पीछे होता है उसे मारने के लिए, लेकिन अब डर्बी उसे चकमा देकर के भाग जाती है और वो फिर से कॉल करती है वारविक को
और कहती है कि क्या तुमने FBI वालों से बात की, और वार्विक कहता है कि नहीं, डायरेक्टर अभी कहीं और बिजी है, इसीलिए मेरी उनसे बात नहीं हो सकी। इसीलिए अब डर्बी यहाँ पे इंतजार करने लगती है कि वार्विक कब बात करेगा FBI के डायरेक्टर से। तभी हम CIA को देखते हैं जिसने अब डार्बी पर नजर रखा हुआ है, और अब CIA वाले इंतजार कर रहे हैं उस कातिल का कि वो डार्बी पे हमला करे, तभी ये लोग उसे पकड़ ले। तभी दूसरी तरफ हम ग्रे को देखते हैं और ग्रे को फिर से गार्सिया कॉल करता है और ये लोग मिलने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तभी गलती से ग्रे के मुंह से निकल जाता है कि वो जानता है कि ये आदमी फर्म में काम करता है, और इस बात को सुनने के बाद वो आदमी डर जाता है और कहता है कि तुम मेरी जासूसी कर रहे थे। और इतना कहने के बाद वो फोन काट देता है क्योंकि वो किसी भी लफड़े में नहीं फंसना चाहता। उसे पता है कि उन दोनों जजेस को किसने मरवाया है और क्यों मरवाया है, लेकिन वो नहीं चाहता कि दुनिया इस बात को जाने कि इसने इस चीज को रिवील किया है। इसीलिए अब ग्रे यहाँ पे दुखी होकर के बैठ जाता है और उसे लगता है कि अब वो कुछ भी पता नहीं कर पाएगा। तभी यहाँ पे ग्रे के पास डार्बी कॉल करती है और वो पूछती है कि क्या तुम थॉमस को जानते थे, और ग्रे कहता है कि नहीं। तब डार्बी बताती है कि थॉमस तुम्हारा बहुत बड़ा फैन था, लेकिन अब थॉमस मर चुका है क्योंकि मैंने एक ब्रीफ लिखा था उन दोनों जजेस के मौत के बारे में, और इसी वजह से थॉमस मरा है। और इस बात को सुनने के बाद ग्रे कहता है कि उस ब्रीफ में क्या था और तुम कौन हो। तब डार्बी बताती है कि समय आने पे मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। तब ग्रे उसका नाम पूछता है, लेकिन डार्बी यहाँ पे अपना गलत नाम बताती है और निकल पड़ती है अपने एक और दोस्त से मिलने के लिए। और जब वो अपने दोस्त से मिलती है तब वो बताती है कि तुम्हारे घर की सारी चीजें वो लोग लेकर के जा चुके हैं, वो तुम्हारा कंप्यूटर ले गए और उसके साथ साथ जितनी भी ड्राइव थी वो सारी चीजें, इसीलिए अब तुम्हारे घर पे कुछ भी नहीं है। और इन सारी चीजों को सुन करके डार्बी समझ जाती है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है, इसीलिए वो यहाँ से निकलने लगती है। लेकिन फिर से वही आदमी डार्बी का पीछा करने लगता है और वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन डार्बी एक बार फिर किस्मत से बच जाती है और कुछ लोग उस आदमी को पकड़ लेते हैं और डार्बी अपने होटल चली जाती है। और वहाँ पे जाने के बाद वो फिर से वार्विक से कांटेक्ट करती है और वार्विक कहता है कि मेरी FBI वालों से बात हुई और उन्हें कुछ भी पता नहीं है कि थॉमस को किसने मरवाया, और वो लोग बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है, और मैंने उनसे तुम्हारे बारे में बात की है, इसीलिए मुझे तुम बताओ कि कहाँ पे हो। मैं 3 एजेंट्स को लेकर के वहाँ पे आ जाऊंगा। और डार्बी भी इससे मिलने के लिए मान जाती है, लेकिन डार्बी ने वार्विक को कभी भी नहीं देखा है, इसीलिए वो इसका हुलिया पूछती है और ये लोग एक जगह निर्धारित कर लेते हैं। लेकिन अब वार्विक जैसे ही यहाँ पे फोन रखता है हमें पता लगता है कि इसके फोन को कोई टैप कर रहा था, इसीलिए जल्दी यहाँ पे खामेल पहुंच जाता है और हमें पता लगता है कि खामेल ही इसके फोन को टैप कर रहा था। और अब वो वार्विक को मारता है और जितना वजन वार्विक ने डार्बी को बताया था अपना वजन उतना दिखाने के लिए वो पेट पे कपड़ा लगा लेता है ताकि इसका भी वजन ज्यादा लगे, और उस जगह पे पहुंचता है जहाँ पे डार्बी से वार्विक मिलने वाला था। और जल्दी ही डार्बी पहुंच जाती है अब खामेल के पास और ये दोनों निकलने लगते हैं। और मौका देखते ही खामेल अब डार्बी को मारने ही वाला होता है, तभी यहाँ पे खामेल को कोई मार देता है। और इस चीज को देखने के बाद डार्बी फिर से डर जाती है और वो यहाँ से भागने लगती है। और यहाँ से भागने के बाद वो ग्रे से कांटेक्ट करती है और कहती है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसते जा रही है, इसलिए वो ग्रे से मिलना चाहती है। और ग्रे भी उससे मिलने के लिए मान जाता है, इसीलिए वो पहुंचता है उसके होटल रूम। और तब वो डार्बी से पूछता है उसके ब्रीफ के बारे में कि उसने उसमें क्या लिखा था। तब डार्बी पूरी बात बताती है और कहती है कि मुझे लगता है कि उन जजेस को विक्टर मैटिस ने मरवाया है और वो एक बहुत बड़ा ऑयल टाइकून है, और उसे थोड़े समय पहले लुसियाना में एक तेल का बहुत बड़ा खदान मिला था और वो वहाँ पे खुदाई करना चाहता था, लेकिन उस जगह पे खुदाई करना इलीगल है क्योंकि उस जगह पे एक बहुत ही रेयर स्पीसीज पाई जाती है जिनका नाम है ब्राउन पेलिकन्स। लेकिन मैटिस कैसे भी वहाँ पे खुदाई करना चाहता है क्योंकि वो उससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाएगा, इसीलिए उसने कई बार कोर्ट में अपील की, लेकिन हर बार उसके अपील को खारिज कर दिया गया। और अब हाल ही में उसका केस जाने वाला था सुप्रीम कोर्ट, जहाँ के जजेस थे जेनसन और रोजनबर्ग। और मैटिस इस बात को जानता था कि वो लोग भी उसके केस को खारिज कर देंगे क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहते कि पर्यावरण दूषित हो, इसीलिए मैटिस ने उन दोनों को मरवा दिया क्योंकि इन दोनों की जगह पे जिन अगले जजेस को नियुक्त किया जाएगा वो काम सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट करेंगे। और मैटिस ने हमेशा ही प्रेसिडेंट को फंडिंग की है, उसने हाल ही में उन्हें 4.2 मिलियन डॉलर्स का डोनेशन दिया था, इसीलिए प्रेसिडेंट इस बार ऐसे जजेस को चुनेंगे जो इस केस को खारिज नहीं करेंगे बल्कि वो वहाँ पे ड्रिलिंग करने की अनुमति दे देंगे। और अब तक कितने सारे लोग मर चुके हैं, इसका मतलब ये है कि उस ब्रीफ में सच्चाई है। और अब ग्रे को भी ये सारी बातें समझ में आने लगती है, इसीलिए वो कहता है कि मैं जल्दी इसके बारे में कुछ करता हूँ क्योंकि गार्सिया नाम का एक आदमी मुझे कब से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और वो किसी फर्म में काम करता है, लेकिन मुझे फर्म के बारे में पता नहीं, लेकिन वो हमें मर्डर्स तक पहुंचा सकता है, इसीलिए अब मैं उसके बारे में पता लगाना चाहता हूँ। और इतना कहने के बाद वो जाने लगता है। तब डार्बी उसे रोकती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम यहीं पे रुको, इसीलिए अब ग्रे भी यहाँ पे रुक जाता है और वो रात भर कड़ी से कड़ी जोड़ रहा होता है कि वो कैसे गार्सिया तक पहुंचेगा। फिर जैसे ही सुबह होती है ग्रे यहाँ से निकल जाता है और वो जाकर के मिलता है अपने कंपनी के डायरेक्टर से, लेकिन उसका डायरेक्टर उसे आगाह करता है और कहता है कि तुम्हें इस केस से दूर रहना चाहिए, इसीलिए अब ग्रे यहाँ से निकल जाता है। और जब रात में वो अपने घर पे होता है तभी उसे कुछ आहट सुनाई पड़ती है और वो जैसे ही बाहर निकलता है वो अपने घर के पास पाता है डार्बी को, और डार्बी उसे बताने लगती है कि वो भी अब उस आदमी को ढूंढ रही है और उसे कुछ फर्म पे शक है, इसीलिए लोग अपनी खोजबीन को ऐसे ही आगे बढ़ा रहे होते हैं। और ग्रे फिर
फिर से मिलता है अपने कंपनी के डायरेक्टर से, जो उसे इस केस पे काम करने की अनुमति दे देते हैं। और इसी बीच डार्बी फिर से मिलती है अब ग्रे से और कहती है कि उसे एक फर्म के बारे में पता लगा है जिसका नाम है व्हाइट एंड ब्लेजविच, और वो फर्म ऑयल और गैस डिवीजन के लिए काम करता है। और वहाँ के एक स्टूडेंट के बारे में इन्हें पता लगा है जो कहीं ना कहीं इनकी मदद कर सकता है, और वो बता पाएगा कि कौन से आदमी ने तुमसे कांटेक्ट किया था, क्योंकि अब ग्रे के पास उस आदमी की तस्वीर है जिसने उससे कांटेक्ट किया था। इसीलिए अब डार्बी उस तस्वीर को लेकर के पहुंचती है उस लड़के के पास जिसका नाम है लेनी, और जब वो लेनी को तस्वीर दिखाती है तब वो बताता है कि इसका नाम गार्सिया नहीं है बल्कि इसका नाम है कर्टिस मॉर्गन। इसीलिए अब डार्बी अगले दिन पहुंचती है उस फर्म में और उन्हें कहती है कि कर्टिस मॉर्गन के साथ उसका अपॉइंटमेंट है। तब ये लोग बताते हैं कि कर्टिस की मृत्यु हो चुकी है, और इस बात को सुनने के बाद अब डार्बी चौंक जाती है। तब ये लोग डार्बी को रोकने लगते हैं और पूछने लगते हैं कि आप कर्टिस से क्यों मिलना चाहती थी, लेकिन अब डार्बी यहाँ से भाग जाती है और फिर से मिलती है ग्रे से। तब ग्रे कहता है कि मुझे पता लगा है कि उसकी पत्नी है और उसके पिता भी हैं, इसीलिए अब हमें उन लोगों से जाकर के मिलना चाहिए, तभी हमें और सच्चाई के बारे में पता लगेगा। फिर अगले दिन ये लोग पहुंचते हैं कर्टिस के पत्नी के घर पे, लेकिन दरवाजे पे उसका पिता होता है जो इन्हें कहता है कि वो किसी से भी बात नहीं करना चाहती। तब ग्रे यहाँ पे अपना नंबर छोड़ता है और कहता है कि अगर वो कभी भी बात करना चाहें तब वो मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं, और मुझे पता है कि कर्टिस ने खुदकुशी नहीं की थी बल्कि उसका मर्डर हुआ है, इसीलिए आप लोगों को मुझसे बात करनी चाहिए। और इतना कहने के बाद ये दोनों वापस चले आते हैं। लेकिन जब रात में ग्रे सो रहा होता है तभी उसे कर्टिस के पत्नी का कॉल आता है और वो कहती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। इसीलिए ग्रे जल्दी से पहुंचता है उसके घर पे। तब वो बताती है कि मुझे भी पता है कि मेरे पति का खून हुआ था, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची अनाथ हो जाए, क्योंकि उसने ऑलरेडी अपने एक पेरेंट को खो दिया है और अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ मैं ही बची हूँ। इसीलिए अब तुम्हें मुझसे वादा करना पड़ेगा कि जितनी भी बातें मैं तुम्हें बताऊंगी तुम कहीं भी नहीं बताओगे कि ये बातें मैंने तुम्हें बताई हैं। और ग्रे यहाँ पे वादा करता है कि इसका नाम कहीं भी नहीं आएगा। फिर वो कहती है कि जब मैं कर्टिस के कमरे की सफाई कर रही थी तब मुझे वहाँ पे सेफ का चाबी मिला, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस सेफ को खोलूं, क्योंकि इस सेफ में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से मेरे पति की मौत हुई है। तब ग्रे कहता है कि क्या वो चाबी अभी भी आपके पास है, और वो औरत कहती है कि हाँ, और इतना कहने के बाद वो चाबी दे देती है और कहती है कि आप उस सेफ तक नहीं पहुंच पाएंगे, आपको किसी औरत को ढूंढना पड़ेगा जो कर्टिस की पत्नी बनकर के वहाँ पे जा सके। तब ग्रे कहता है कि मेरे पास एक औरत है, इसीलिए अगले दिन वो डार्बी को लेकर के जाता है उस बैंक में जहाँ पे कर्टिस का सेफ है, और जल्दी ये लोग बैंक के अंदर चले जाते हैं। तभी यहाँ पर हम उसी कातिल को देखते हैं जो डार्बी का पीछा कर रहा था। इसीलिए वो जाता है डार्बी के कार के पास और वो कार के अंदर फिर से बॉम्ब लगा देता है कि जैसे ये लोग कार को स्टार्ट करें कार ब्लास्ट हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ अब डार्बी बैंक के अंदर पहुंच चुकी है और वो यहाँ के मैनेजर को सारे डिटेल्स बता देती है और जल्दी ही सेफ तक पहुंच जाती है। फिर जैसे वो सेफ को खोलती है उसे अंदर एक टेप मिलता है और उसके साथ साथ एफिडेविट के कुछ पेपर्स, इसीलिए वो उन सारी चीजों को अपने बैग में रख लेती है। तभी हमें पता लगता है कि अब एक औरत भी डार्बी का पीछा कर रही है, लेकिन अब डार्बी यहाँ से झटपट बाहर निकलने लगती है और बाहर निकलते ही वो ग्रे से मिलती है और ये लोग जाकर के अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और उस एफिडेविट को पढ़ने लगते हैं और इन्हें पता लगता है कि इस आदमी ने वही चीजें लिखी हैं जो डार्बी ने अपने ब्रीफ में लिखा था, यानी कि डार्बी का ब्रीफ बिल्कुल सही था। और अब इन सारी बातों को सुनने के बाद ये लोग यहाँ से जाने वाले होते हैं, लेकिन ग्रे जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट करने वाला होता है डार्बी को शक हो जाता है और वो ग्रे को बाहर निकलने के लिए कहती है। लेकिन जैसे ये लोग कार से बाहर निकल करके भागते हैं वो औरत इनका पीछा करने लगती है और वो इन पे गोलियां चलाने लगती है और उसके साथ साथ वो आदमी भी आ जाता है और अब वो कार से इनका पीछा करने लगता है, लेकिन वो गलती से अपने कार को ले जाकर के ठोक देता है ग्रे की कार में, इसीलिए वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और वहीं पर उस आदमी की मृत्यु हो जाती है और ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं और जल्दी ही पहुंचते हैं वॉशिंगटन हेराल्ड के ऑफिस जहाँ पे ग्रे काम करता है। और वो लोग अब इस टेप को देखने लगते हैं और कर्टिस इस टेप में इन सारी बातों की पुष्टि करता है और अब इनके पास पुख्ता सबूत है, इसीलिए अब ग्रे अपनी रिपोर्ट लिखना शुरू कर देता है और वो सबको कॉल करता है। वो FBI को कॉल करता है, वो फर्म को कॉल करता है और उसके साथ साथ वो व्हाइट हाउस फ्लेचर को भी कॉल करता है। और अब सारे लोग इन बातों को सुनने के बाद बौखला जाते हैं और जल्दी यहाँ पे FBI का डायरेक्टर आता है और धीरे धीरे सारी चीजों का खुलासा होने लगता है। और डार्बी यहाँ पे डायरेक्टर से पूछती है कि क्या आपने उस ब्रीफ को व्हाइट हाउस में दिया था, और वो कहता है कि हाँ। फिर हमें ऑर्डर मिला कि हमें इस केस पे काम नहीं करना है और उन लोगों ने इस केस को दे दिया CIA को। फिर CIA तुम्हारा पीछा करने लगी और उसने ही खामिल से तुम्हारी जान बचाई और खामिल को मार गिराया और ये केस ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन अब हमारे पास पुख्ता सबूत है जिसपे हम एक्शन ले सकते हैं। और इतना कहने के बाद वो डार्बी से उसकी शर्तें पूछने लगता है कि अब वो क्या चाहती है। तब डार्बी कहती है कि वो देश छोड़ना चाहती है और वो किसी को नहीं बताना चाहती कि वो कौन से देश जा रही है, इसीलिए उसे एक प्राइवेट जेट चाहिए जिससे वो अपनी मनचाही जगह पे जा सके। और ग्रे उसके साथ जाएगा और ग्रे उसे उस देश में छोड़ेगा और वो वापस चला आएगा। और इस बात को सुनने के बाद अब FBI वाले भी मान जाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम के तहत जहाँ चाहो वहाँ भेज सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे ऑफिशियल डेटा में इसका कोई भी रिपोर्ट ना हो ताकि तुम हमेशा सुरक्षित रहो। और ऐसा ही होता है। जल्दी ही डार्बी को यहाँ पे एक प्राइवेट जेट दिया जाता है जिसमें बैठ के ग्रे और डार्बी यहाँ से निकल जाते हैं और जल्दी ही डार्बी पहुंच जाती है दूसरे देश में। लेकिन अब वो ग्रे के प्रति आकर्षित होने लगी है, लेकिन वो अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाती है। लेकिन इन दोनों की आंखों में हम इस प्यार को देख पाते हैं। लेकिन ग्रे जानता है कि अगर वो डार्बी के पास रहा तब ये डार्बी के लिए खतरनाक हो सकता
चुका है, इसीलिए ग्रे वापस चला आता है और जल्दी उसकी रिपोर्ट अखबार में छप जाती है और अब FBI वालों के पास भी पुख्ता सबूत है। और अब ग्रे का यहाँ पे इंटरव्यू हो रहा होता है और यहीं पे हमें पता लगता है कि फ्लेचर को रिजाइन देना पड़ा है और उसके साथ साथ प्रेसिडेंट को भी उसके पद से हटा दिया गया है और उस पर मुकदमा चल रहा है और वो भविष्य में कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। और उसके साथ साथ जितने भी लोग इस केस में शामिल थे उन सबको कड़ी से कड़ी सजा दी जा रही है। और अब यहाँ का रिपोर्टर ग्रे से पूछता है डार्बी के बारे में और कहता है कि डार्बी के बारे में दुनिया को कुछ भी पता नहीं है कि वो कौन है और कैसी दिखती है, कहीं वो बस आपके दिमाग की एक उपज तो नहीं है और सच में डार्बी कोई है ही नहीं। तब ग्रे कहता है कि आपको जो सोचना है आप वो सोच सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि डार्बी है और वो कभी भी आप लोगों के सामने नहीं आएगी और वो आप लोगों के पहुंच से बहुत दूर है। और डार्बी भी इस इंटरव्यू को देख रही होती है और ग्रे की इन बातों को सुनकर के मुस्कुरा रही होती है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।